Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is पाइबोट। तो हम जानेंगे पाइबोट के बारे में। A team from the Korean Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, is developing a humanoid robot called Pibot that can fly aircraft without cockpit modification. तो कहाँ के साइंटिस्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो टीम है आपका कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काइस्ट के, उन्होंने डेवलप किया है एक ह्यूमनाइड रोबोट को जिसका नाम है पाइबोट, जो कि फ्लाई कर सकता है एयरक्राफ्ट को बिना कॉकपिट के मॉडिफिकेशन के। Pibot is the world's first humanoid pilot using AI and robotics to manipulate cockpit control even during turbulence. It incorporates camera for monitoring, the memory of flight chart for navigation, and the ability to communicate with air traffic controller and human through voice synthesis using ChatGPT language synthesis model. Pibot innovation lie in the capability to pilot aircraft like human, revolutionizing aviation technology. जो पाइबट है ये वर्ल्ड का पहला ह्यूमनाइड पायलट है जो कि उपयोग कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक का, ताकि मैनिपुलेट किया जा सके कॉकपिट कंट्रोल को टर्बुलेंस के दौरान भी। ये इनकॉर्पोरेट करता है कैमरास को मॉनिटर करने के लिए, जो मेमोरी है फ्लाइट चार्ट का नेविगेशन के लिए, और इसके पास एबिलिटी है कम्युनिकेट करने का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ ह्यूमन से वॉइस सिंथेसिस माध्यम से उपयोग करके चैट जीपीटी लैंग्वेज सिंथेसिस मॉडल का। जो पाइबट इनोवेशन है ये लाई करता है, इसके जो कैपेबिलिटी है पायलट एयरक्राफ्ट जैसे कि ह्यूमन चलाता है उसी के जैसा, ये जो है एक रिवोल्यूशनाइज कर देगा एविएशन टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इश्यू विद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो क्या प्रॉब्लम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से जानेंगे हम। इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कब इसको लॉन्च किया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे फैक्ट को हम जानेंगे। तो जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का जाता है उसके अनुसार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम जो है ये शॉर्ट कर रहा है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टारगेट था इसको जो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च डेट दिसंबर 2020 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, बूस्ट करना फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को पोस्ट कोविड-19 डिस्ट्रप्शन के बाद। टारगेट ऑडियंस की अगर हम बात करें तो न्यू एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन 15,000 पर मंथ इन ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी। तो जो न्यू एम्प्लॉय है जिनका अर्निंग लेस देन 15,000 है पर मंथ का ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में, वो टारगेट ऑडियंस थे। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी। कंट्रीब्यूशन में जो एग्जाम्पशन था, तो एलिजिबल एम्प्लॉय डू नॉट नीड टू कंट्रीब्यूट टू पीएफ एंड पेंशन फॉर 2 ईयर। जो एलिजिबल एम्प्लॉय होंगे उनको कंट्रीब्यूट नहीं करना होगा पीएफ या पेंशन फंड में 2 साल तक के लिए। रीइंबर्समेंट की अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट रीइंबर्स आइदर बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 24% ऑफ वेजेज और ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ वेजेज। जो गवर्नमेंट है वो रिइंबर्स करेंगे आइदर दोनों ही एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को 24% वेज का या सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% वेज का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय हायर्ड अंटिल मार्च 2022 एंड दोज हु लॉस्ट जॉब बिटवीन मार्च 1 2020 टू सितंबर 30 2020 अर्निंग लेस देन 15,000 पर मंथ। तो वैसे एम्प्लॉय जिनको हायर किया गया हो अंटिल मार्च 2022 तक, या वैसे एम्प्लॉय जिन्होंने लॉस कर दिया है अपने जॉब को मार्च 1 2020 से सितंबर 30 2020 के दौरान, वह वो अर्न कर रहे हो लेस देन 15,000 पर मंथ, तो वो एलिजिबल होंगे इसके लिए। एनरोलमेंट डाटा की अगर हम बात करें तो एज ऑफ जुलाई 22 2023 ओवर 6 मिलियन 6 लाख एनरोलमेंट। तो जो आपका जुलाई 22 2023 है तो ओवर 6 मिलियन 60 लाख एनरोलमेंट हुआ है। टॉप 10 स्टेट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो टॉप 10 स्टेट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से है जहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इश्यू विद चैलेंज एसोसिएटेड विद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। क्या इश्यू और चैलेंजेस है जो कि एसोसिएटेड है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से। शॉर्टफॉल इन एनरोलमेंट एंड जॉब क्रिएशन, ये शॉर्टफॉल कर रहा है एनरोलमेंट और जॉब क्रिएशन में। एनरोलमेंट फिगर इंडिकेट दैट फ्यूअर एलिजिबल एम्प्लॉय हैव पार्टिसिपेटेड इन द स्कीम देन एंटिसिपेटेड। जो एनरोलमेंट फिगर है ये दर्शा रहा है कि बहुत कम एलिजिबल एम्प्लॉय है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस स्कीम पे। डिसबर्समेंट डिले, जो डिसबर्समेंट में डिले हो रहा है, डिसबर्समेंट अंडर द स्कीम हैव लैग्ड बिहाइंड द सेट टारगेट विद ओनली अबाउट 42% ऑफ द इनिशियल टारगेटेड एक्सपेंडिचर यूटिलाइज्ड सो फार। और जो डिसबर्समेंट है इस स्कीम के अंतर्गत वो भी पीछे चल रहा है, जो सेट टारगेट था उससे सिर्फ 42% ही इनिशियल टारगेटेड एक्सपेंडिचर का उपयोग हो सका है अभी तक। लिमिटेड इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत कम इसका इंपैक्ट पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर।
The scheme outcome suggests that it has not been as effective in generating employment as envisaged. ये जो स्कीम का आउटकम है ये दर्शा रहा है कि ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को लेकर जैसा कि सोचा गया था. कम्प्लेक्सिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कम्प्लेक्सिटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कम्प्लेक्सिटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये क्रिएट कर रहा है कंफ्यूजन को एलिजिबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के बीच में. जोग्राफिकल डिस्पैरिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है. जो कॉन्सेंट्रेशन है बेनिफिशियरी का कुछ स्टेट में ही, ये दर्शाता है कि जो जोग्राफिकल डिस्पैरिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके. लैक ऑफ एडिकेट प्रमोशन, बहुत कम प्रमोशन हुआ, इस कारण बहुत लोग को इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं है. जो लिमिटेड अवेयरनेस है और जो प्रमोशन है इस स्कीम का वो कंट्रीब्यूट कर सकता था लेकिन नहीं होने के कारण कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. इस कारण इन्वॉल्वमेंट फिगर जो है वो बहुत कम है. इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है उसको इनकाउंटर करना पड़ रहा है कुछ चैलेंजेस का पूरा करने में अपने इनिशियल टारगेट को जॉब क्रिएशन एंड डिस्बर्समेंट के लिए. लेकिन ये जो है कंट्रीब्यूट किया है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में. जो चैलेंजेस हुआ इकोनॉमिक पीरियड का पोस्ट कोविड-19 के बाद, उसमें इसने काफी ज्यादा हेल्प किया है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा मदन लाल धिंगरा, पीआईबी की न्यूज जानेंगे हम इनके बारे में. Madan Lal Dhingra was an Indian revolutionary executed at the age of 24 for assassinating British official Curzon Wili. Recently, on his 114th death anniversary, a massive memorial is being inaugurated in Amritsar, where he hailed from. तो कहाँ पे ये मेमोरियल को इनॉग्रेट किया गया, इन्होंने किसका असैसिनेट किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो मदन लाल धिंगरा थे जो कि इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था 24 ईयर ऑफ एज में. उन्होंने असैसिनेट किया था ब्रिटिश ऑफिशियल कर्जन विली को. अभी हाल ही में इनके 114th डेथ एनिवर्सरी के दौरान एक मैसिव मेमोरियल को इनॉग्रेट किया गया है अमृतसर पे, जहां से वो बिलोंग करते हैं. Despite being born into a family with pro-British view, Dhingra exposure to nationalist sentiment in Lahore and London ignited his patriotism. He protested against British policy, was expelled from college and engaged in revolutionary activities. ये जो थे इनका जो जन्म था वैसे फैमिली पे हुआ था जो कि प्रो ब्रिटिश व्यू रखते थे. उसके बावजूद धिंगरा का जो एक्सपोजर था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को लेकर लाहौर और लंदन पे, इसने इग्निटाइट कर दिया था, इनके पैट्रियोटिज्म को जगा दिया था. इन्होंने प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ, इस कारण उनको एक्सपेल भी कर दिया गया था कॉलेज से और वो इंगेज थे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में भी. इन लंडन ही ज्वाइन विनायक सावरकर अभिनव भारत मंडल एंड पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशन एट इंडिया हाउस, अ हब फॉर इंडियन नेशनलिस्ट. और लंदन में इन्होंने ज्वाइन किया था विनायक सावरकर अभिनव भारत मंडल को और पार्टिसिपेट किया था डिस्कशन में इंडिया हाउस पे, जो कि एक हब था इंडियन नेशनलिस्ट के लिए. On July 1st, 1909, Dhingra shot and killed Willie during an event. During his trial, Dhingra defended his action as justifiable in the context of fighting against British oppression. और जुलाई 1st, 1909 में धिंगरा ने शॉट किल दिया, मार दिया विली को एक इवेंट के दौरान. उनके ट्रायल के दौरान धिंगरा ने डिफेंड किया अपने एक्शन को. उन्होंने कहा कि ये जो है वो ब्रिटिशर्स के ऑपरेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस कारण उन्होंने ऐसा किया है. लेकिन उनको गिल्टी पाया गया और उनको एग्जीक्यूट किया गया अगस्त 20, 1909 में. तो कब एग्जीक्यूट किया गया ये इंपॉर्टेंट है, लंदन पे. धिंगरा जो है वो रिटर्न टू इंडिया 1976 एंड ए मेमोरियल वाज इरेक्टेड इन अमृतसर गोलबार्ग एरिया टू ऑनर हिज सैक्रिफाइस. और जो धिंगरा के रिमेन थे उनको वापस भारत लाया गया 1976 में. एक मेमोरियल को इरेक्ट किया गया अमृतसर के गोलबाग एरिया पे ऑनर करने के लिए इनके सैक्रिफाइस को. तो कहाँ पे इरेक्ट किया गया मेमोरियल को? तो अमृतसर के गोलबाग एरिया में उनके सैक्रिफाइस को देखते हुए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचार साथी पोर्टल. हम जानेंगे संचार साथी पोर्टल के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है. Previously, in May this year, Department of Telecommunication introduced the Sanchar Sathi portal and fraud detection mechanism to identify individual with more than 9 mobile connection. प्रीवियसली मई में इसी साल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंट्रोड्यूस किया था संचार साथी पोर्टल को और फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म को, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके इंडिविजुअल को जिनका मोर देन 9 मोबाइल कनेक्शन है. इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज टेकन स्टेप टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड इन्वॉल्विंग सिम कार्ड. और जो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने स्टेप लिया ताकि कॉम्बैट किया जा सके साइबर फ्रॉड को जो इन्वॉल्व करता हो सिम कार्ड को. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नाउ रिक्वायर रजिस्ट्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन ऑफ सिम कार्ड डीलर टू रिड्यूस फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शन. जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो अब रिक्वायर करता है कि रजिस्ट्रेशन और स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन होना चाहिए सिम कार्ड डीलर का, ताकि रिड्यूस किया जा सके जो फ्रॉडुलेंट हो रहा है मोबाइल कनेक्शन को लेके. अराउंड 67,000 सिम डीलर जो है उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है साइबर फ्रॉड स्कीम से. जो भी पाए गए कंप्लीसिट इसमें ऐसे एक्टिविटी पे उनको फाइन किया गया है ₹10 लाख का.
bulk SIM card provision in companies is being discontinued, replaced by a business system requiring KYC procedure. और जो बल्क सिम कार्ड प्रोविजन था कंपनी का उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसको रिप्लेस किया गया बिजनेस सिस्टम के माध्यम से, जिसके लिए आवश्यकता होती है केवाईसी प्रोसीड्यूर की। संचार 30 पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया था संचार 30 पोर्टल को, जिसका मकसद था इनहेंस करना सेफ्टी और सिक्योरिटी को मोबाइल फोन यूजर का भारत में। ये जो पोर्टल है ये इंट्रोड्यूस करता है 3 रिफॉर्म को। वो 3 रिफॉर्म कौन कौन से हैं? CEIR, ताकि ब्लॉक किया जा सके स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल को। नो योर मोबाइल कनेक्शन फॉर चेकिंग रजिस्टर कनेक्शन। और ASTR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिप सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन फॉर आइडेंटिफाइंग फ्रॉडलेंट सब्सक्राइबर। मकसद इसका क्या है? ये जो इनिशिएटिव है इसको डिजाइन किया गया है प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉड को, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, बैंकिंग फ्रॉड, ताकि जो मिसयूज हो रहा है मोबाइल फोन का उसको रोका जा सके। अचीवमेंट की अगर हम बात करें इस पोर्टल की अभी तक की, तो ओवर 40 लाख fraudulent connection have been identified and 36 lakh discontinued through the portal. Disconnected number have been shared with financial institution and social media platform for further action. 40 लाख fraudulent connection को आइडेंटिफाई किया गया है, 36 लाख डिस्कनेक्ट कर दिया गया है इस पोर्टल के माध्यम से, और जो डिस्कनेक्टेड नंबर है उसको शेयर किया गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास फर्दर एक्शन के लिए। संसार 30 इनिशिएटिव, इट इंक्लूड मॉड्यूल फॉर IMEI रजिस्ट्रेशन, फ्रॉड डिटेक्शन एंड फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड वेरिफिकेशन। जो आपका संचार 30 इनिशिएटिव है ये इंक्लूड करता है मॉड्यूल को IMEI रजिस्ट्रेशन के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन और फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड वेरिफिकेशन के लिए। इस पोर्टल को डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लड वॉच ऐप। तो हम जानेंगे फ्लड वॉच ऐप के बारे में। सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फ्लड वॉच ऐप को। इसको डिजाइन किया गया है ताकि फोरकास्ट किया जा सके फ्लड के बारे में 1 डे एडवांस में, और ये प्रोवाइड करता है 7 डे एडवाइजरी फ्लड रिस्क को लेके वेरियस मेजरमेंट स्टेशन पे पूरे कंट्री के लिए। The app feature a map of India with color coded circuit representing flood risk level। और ये जो ऐप है ये फीचर कर रहा है जो मैप है इंडिया का, उसमें कलर कोडेड सर्कल है जो कि रिप्रेजेंट करता है फ्लड के रिस्क लेवल को। ग्रीन मतलब नॉर्मल, येलो मतलब अबव नॉर्मल, ऑरेंज मतलब सीवियर, रेड मतलब एक्सट्रीम। ये जो ऐप है ये प्रोवाइड करता है स्टेट वाइज बेसिन वाइज फ्लड फोरकास्ट को अप टू 24 आवर्स के लिए, और फ्लड एडवाइजरी देता है अप टू 7 डेज के लिए, ताकि एक्यूरेट किया जा सके सिलेक्टेड स्पेसिफिक स्टेशन को। क्लिक करके सर्कल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सकता है करंट वाटर लेवल का, जो हिस्टोरिकल हाईएस्ट लेवल, डेंजर लेवल, वार्निंग जो है दोनों ही रिटर्न और ऑडियो फॉर्मेट में बताया जाता है। ये जो ऐप है ये उपयोग कर रहा है सैटेलाइट डाटा एनालिसिस का, मैथमेटिकल मॉडलिंग का और रियल टाइम मॉनिटरिंग का, ताकि डिलीवर किया जा सके एक्यूरेट टाइमली फ्लड फोरकास्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6th एनिवर्सरी ऑफ मिनामाटा कन्वेंशन। अभी हाल ही में 6th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया मिनामाटा कन्वेंशन का, तो जानेंगे हम इसके बारे में किस चीज के लिए कन्वेंशन है, सब कुछ समझेंगे। मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी विच मार्क 6th एनिवर्सरी इज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल एग्रीमेंट एम्ड एट सबगार्डिंग पीपल एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ मरकरी एक्सपोजर। जो मिनामाटा कन्वेंशन है मरकरी को लेकर ये मार्क करता है 6th एनिवर्सरी को। ये एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल एग्रीमेंट है। इसका मकसद है सेफगार्ड करना पीपल को और एनवायरमेंट को जो हार्मफुल इम्पैक्ट है मरकरी एक्सपोजर का। मरकरी के बारे में हम जान ले। मरकरी इज ए नेचुरली ऑक्योरिंग एलिमेंट दैट इज फाउंड इन एयर, वाटर और सॉइल। मरकरी आपका एक नेचुरली ऑक्योरिंग एलिमेंट है जो कि पाया जाता है एयर, वाटर और सॉइल पे। इट मे हैव टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, थायराइड, किडनी, लंग्स, इम्यून सिस्टम, आई, गम्स एंड स्किन। और इसका जो है टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है नर्वस सिस्टम, थायराइड, किडनी, लंग्स, इम्यून सिस्टम, आई, गम्स और स्किन के लिए। Minamata Convention on Mercury is a global treaty to protect human health and the environment from the adverse effect of mercury and its compound। और जो मिनामाटा कन्वेंशन है मरकरी के लिए ये एक ग्लोबल ट्रीटी है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को जो एडवर्स इफेक्ट है मरकरी और इसके कंपाउंड का, उससे। इसको एग्री किया गया था 5th सेशन में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी के द्वारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में 2013 में, और ये फोर्स पे आया था 2017 में। तो कब एग्री किया गया था, कहां पे और कब फोर्स पे आया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। Controlling the anthropogenic release of mercury throughout its life cycle is one of the key obligation under the convention। और कंट्रोल करना एंथ्रोपोजेनिक रिलीज को मरकरी का थ्रू आउट इसके लाइफ साइकिल के लिए ये की ऑब्लिगेशन है इसके कन्वेंशन के अंतर्गत। ये जो कन्वेंशन है ये एड्रेस कर रहा है इंट्रीम स्टोरेज को लेकर मरकरी का और इसके डिस्पोजल का, जब ये वेस्ट बन जाता है, जो साइट जो कि कॉन्टेमिनेट होते हैं मरकरी से और जिसका हेल्थ इश्यू पड़ता है उससे ये एड्रेस करता है। इंडिया हैज रेटिफाइड द कन्वेंशन, और भारत ने रेटिफाई किया इस कन्वेंशन को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.